समझ में आएगी। कशिश को ऐसे देखकर उस शख्स के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास जाकर उसके बालों को पकड़ के बोलता है, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का, मुझसे भागने का। अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि असली अरुण शेखावत कौन है। तब मैं तुमसे बहुत प्यार से पेश आया था, अब बताता हूँ तुम्हें मुझसे दूर भागने की सजा। ये बोलकर उसके बालों को झटका छोड़ देता है, जिससे उसका सर जाकर बेड के सिरहाने से टकरा जाता है। कशिश जल्दी खुद को संभाल कर बेड से उतर के भागने की कोशिश करती है। इतने में अरुण उसे पीछे से पकड़ लेता है और झटके से बेड पर पटक देता है, जिसे कशिश एक बार फिर बेड पर गिर जाती है। अरुण गुस्से से अपनी पैंट की बेल्ट खोलता है और बेल्ट से उसके पैरों पर जोर जोर से मारने लगता है। कशिश जोर जोर से चीख रही थी और यही बोल रही थी, मत मारो मत मारो, लेकिन अरुण को उस पर एक बार भी रहम नहीं आता है। वो अपनी बेल्ट निकाल कर उसके पैरों पर मारता रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पैरों पर से खून निकलने लगता है। उसके पैरों से इतना खून निकलने लगा था कि वहाँ की बेडशीट भी लाल हो गई थी और कशिश दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी थी। जब अरुण उसे बेहोश देखता है तो गुस्से में बेल्ट को वहीं फेंक कर कमरे से बाहर चला जाता है और कमरे को ताला लगा देता है। अरुण बाहर खड़े आदमियों से कहता है, इस कमरे का दरवाज़ा खोलना नहीं चाहिए जब तक मैं ना चाहूँ। ये बोलकर वो नीचे चला जाता है, जहाँ बार काउंटर पर विकास पहले से ही बैठा हुआ था। विकास उसे देखकर बोलता है, क्या हुआ मामा जी? उसकी बात पर अरुण उसे गुस्से में देखकर बोलता है, उसका नाटक खत्म ही नहीं होता है। कुछ दिन उसे डच ओपेराय के साथ क्या रहकर आ गई है, बहुत हिम्मत आ गई है इसमें। लेकिन कोई नहीं, अब इसकी हिम्मत मैं अच्छे से तोड़ूंगी। तैयारी करवाओ शादी की। ये बोल वो पूरी बोतल उठाकर पीने लगता है। वहीं पास के कमरे में दरवाजा हल्का सा खोलकर एक औरत उन दोनों की बातें सुनी जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। दूसरी ओर दक्ष के मेंशन में, क्योंकि कशिश का अभी तक कोई पता नहीं चला था, पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगी हुई थी। उसने अपने बॉडीगार्ड को भी उस पर लगा रखा था, लेकिन अभी तक कशिश का कोई पता नहीं चला था। अचानक से सेजल दक्ष से पूछती है, भाई ऐसा कौन हो सकता है जिसका कासू से दुश्मनी है, जो उसे किडनैप कर सकता है? सेजल की बात सुनकर अचानक से दक्ष के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो दौड़ के जाता है और अपने कमरे से कशिश की डायरी उठाकर लाता है और उसे सेजल को पकड़ाता है। सेजल इस डायरी को देखकर दक्ष से पूछती है, भाई ये डायरी तो कसू की है ना? दक्ष हाँ में सिर हिलाता है और उसे बोलता है, शायद मैं जानता हूँ कि कसू कहाँ है। ये बोलकर वो कुछ बॉडीगार्ड और विजय के साथ वहां से निकल जाता है। सेजल वहीं उस डायरी को लेकर बैठ जाती है। वो अपने कांपते हाथों से उस डायरी को खोलती है और उसको पढ़ना शुरू करती है। इधर थोड़ी देर बाद जय, विकास और अपने घर से बाहर जाते हैं। इस समय वो औरत कमरे से निकलकर कशिश के कमरे की ओर जाने लगती है। सामने खड़े बॉडीगार्ड से जाने से मना करता है, लेकिन वो उन दोनों को साइड हटाकर जबरदस्ती उस कमरे में चली जाती है। वो आदमी भी उसे कुछ नहीं कह पाते हैं। वो औरत जल्दी से उस कमरे में जाती है, लेकिन सामने देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो जल्दी से कशिश के पास जाती है, उसके गालों को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। पास में पड़े हुए गिलास से कुछ पानी की बूंदें जब वो कशिश के चेहरे पर मारती है तो कशिश की आंखें खुल जाती है। उस औरत को देखकर कशिश उससे लिपट जाती है और जोर से उससे रोने लगती है। उस औरत की नज़र कशिश के पैरों पर पड़ती है तो उसे किसी तरह से चुप कराती है और जल्दी से फास्ट एड बॉक्स लेकर उसके पैरों पर लगाने लगती है। लेकिन उसके पैरों की हालत देखकर उसके चेहरे पर आंसू के निशान बन जाते हैं, क्योंकि कशिश के पैरों को उसने बहुत ही बुरी तरह से बेल्ट से मारा था। उसके पैरों पर निशान के साथ साथ कट भी लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसके पैरों से बहुत ज़्यादा खून रिस रहा था। वो धीरे धीरे उसके पैरों को साफ करती है और उस पर पट्टी लगाती है। फिर वो कशिश को एक पेन किलर देने के लिए जैसे ही वो उसे दवा देती है, तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सामने खड़े शख्स को देखकर दोनों की आंखें डरी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके सामने अरुण शेखावत खड़ा था। उसके पीछे ही विकास भी था। भाई आप वापस आ गए इतनी जल्दी? वो अरुण से बोलते हुए हकला रही होती है। ये कोई और नहीं बल्कि अरुण शेखावत की बहन होती है, जो कि विकास की माँ होती है। कहने को तो अरुण से बड़ी थी, लेकिन अरुण से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। विकास को भी अपनी माँ की कोई चिंता नहीं रहती थी। वो तो सिर्फ अपने मामा को ही अपना सब कुछ मानता था। अरुण उसे देखकर एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, प्यारी बहन, बहुत ज़्यादा नहीं प्यार तुम्हें इस पर। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि पिछली बार
भगाने में तुम्हारा हाथ था। लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो गया है। विकास, अपनी माँ को जरा यहाँ से लेकर जाओ। तो विकास अपने मामा की बात सुनकर वो अपनी माँ के पास आता है और उनका हाथ पकड़ के ले जाता है। तो वो जोर जोर से कहती है, भाई प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी क्या गलती है। भाई उसे छोड़ दो, मासूम सी लड़की है, उसके साथ ऐसा मत करो। भाई प्लीज मत करो। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन विकास अपनी माँ पर कोई रहम नहीं करता है। उसे ले जाकर उनके कमरे में धकेल देता है और वो दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता है। दूसरी ओर कशिश अरुण को देखकर फिर से डर कर सिमट गई थी। वो डरती हुई कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। तो अरुण उसके चेहरे को पकड़कर गुस्से से बोलते हुए, जाने दूं? कैसे जाने दूं तुम्हें? पिछली बार तो तुम भाग गई थी, तो क्या अब तुम चली जाओगे और भागकर और उस पति के पास, दक्ष ओबेराय के पास? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल पाऊंगा? जब उसे पता चलेगा कि हम तुम एक कमरे में ही थे, वो बात अलग है कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कौन मानेगा तुम्हारी बात को? लेकिन कोई बात नहीं, मान लेगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तो तुम नहीं बचने वाली ना। ये बोलते हुए कशिश के पास पढ़ने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। वो इग्नोर करता है या फिर उसकी कशिश की तरफ पढ़ने लगता है। कशिश डर कर वजह से पीछे जा रही थी, लेकिन उसका फ़ोन फिर बजता है। तो वो गुस्से में फ़ोन उठाता है और सामने वाले की बात सुनकर बोलता है, आ रहा हूँ मैं। ये बोलकर वो चला जाता है और दरवाज़ा बाहर से लॉक करके बॉडीगार्ड्स को बोलता है, कुछ भी हो जाए उसी कमरे में भी कोई नहीं जाना चाहिए। अगर कोई गया तो तुम लोग अपनी जान से चले जाओगे। दूसरी ओर सेजल, दक्ष और विजय बैठे हुए थे। सेजल के हाथों में कशिश की लिखी हुई डायरी थी, जिसे वो अपने कांपते हाथों से खोलती है, जिसे वो पढ़ना शुरू करती है। डायरी। सोचा नहीं था कि जिंदगी में भी ऐसा भी मोड़ आएगा। मुझे खुद से ही नफरत होने लगेगी। अपने वजूद पर इस अनसुलझे काली को कैसे साफ करूं, समझ में नहीं आता है। जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। लेकिन इस कॉलेज में मुझे जीने की उम्मीद भी मिली। खुद से एक वादा किया था कि अपनी जिंदगी की इस कालिक को कभी किसी के सामने नहीं लाऊंगी, लेकिन ये गैलिक मुझे अंदर ही अंदर मारी जा रही है। किसी से कह नहीं सकती, इसलिए तुम पर लिख रही हूँ अपनी जिंदगी की वो काली सच्चाई। मैं बहुत खुश थी कि मैं अपनी सेजल दी को उनके प्यार से मिलाया और दादी के शरण से उन्हें बचा लिया। लेकिन नहीं पता था कि दादी ने हम दोनों के लिए ही इतना बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। बात उस दिन की है जिस दिन मैंने अपनी सेजल दीदी को वहाँ से भगा दिया था। उस समय मेरा साथ देने के लिए मीरा भी वहाँ नहीं थी, क्योंकि वो अपने एक इम्पॉर्टेंट केस की वजह से नहीं आ पा रही थी। वो आना तो चाहती थी, लेकिन वो उसकी फ़्लाइट 2 दिन बाद की थी। मैं कमरे में इधर उधर बैठी हुई थी कि तभी नीचे से आवाज़ आई कि बधू को बुलाने का समय हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस समय क्या करूं। बाहर बाबा और पापा की इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने दीदी के लहंगे को पहन लिया और घूंघट में तैयार हो गई। तभी कमरे में दादी आई। उन्हें देखकर मेरा गुस्सा उन पर फूट पड़ा। मैं उनसे बोली कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, जब चाहती थी कि सेजल दीदी विजय से कितना प्यार करती हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनकी बातें सुनकर उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। मेरी दादी का असली रूप ये है। उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसके बाद कहा, वो भाग गई, वो दुष्ट भाग गई है, कमीनी निर्लज्ज लड़की भाग गई। कोई बात नहीं, वो भाग गई तो क्या हुआ, उसकी गलती की सजा तू चुकाएगी। ये बोलकर उन्होंने मुझे अपने हाथों से कोई सुई चुभा दी। चुभाने के बाद मुझे कुछ समझ में आया क्या हुआ है। मैं सिर्फ सामने वाले की बातें सुन सकती थी, समझ सकती थी, लेकिन अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे दिमाग को मेरा कंट्रोल ही खत्म हो गया था। तभी वहाँ पर राजवी माँ आई और उन्होंने कहा कि पंडित जी सेजल को नीचे बुला रहे हैं। मैं उस वक्त घूंघट में थी, उन्हें लगा कि मैं ही सेजल हूँ। वो मुझे वहाँ से ले जाने लगी तो मैं अजीब से चलने लगी थी, तो वो मेरा घूंघट उठाकर देखना चाहती थी, लेकिन दादी माँ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हल्का बुखार था, इसलिए उन्होंने एक दवा दी है जिसकी वजह से मैं कुछ शांत हूँ। हालांकि राजवी माँ को उन पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो मुझे नीचे लेकर चली गई। मैं वहाँ बैठी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन दादी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। उनके पास एक आदमी है आया जिसके कानों में उन्होंने कुछ कहा और वो भी वहाँ से चला गया।
शादी की रस्में चल रही होती हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारी गोलियों की आवाज़ आती है। एक आदमी अंदर आता है, हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका रॉक देखकर समझ में आ रहा था कि कोई बहुत ही बड़ा इंसान है। उसके आते ही उसके सभी आदमियों ने सबको गन पॉइंट पे रखा और वो आदमी आकर दूल्हे को मार के वहाँ से हटा दिया। वो जाकर दूल्हे की जगह बैठ गया और उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली। मैं तो एक जिंदा लाश की तरह ही रह गई। ना मैंने उसका चेहरा देखा, ना ही उसका नाम सुना। निशाने के नाम पर सिर्फ एक चीज़ देखी, उसके हाथ में वो शेर का टैटू जिस पर डी बना हुआ था। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र डाला, लेकिन उसने भी मेरा चेहरा एक बार भी देख के जहमत नहीं उठाई। कुछ देर बाद वो उठा और उस शादी के गठबंधन को उठाकर अग्नि में फेंक दिया और सबको देखकर बोला, इसकी शादी हो गई है, लेकिन ना तो ये शादीशुदा कहलाएगी, ना कुंवारी, और ये ना ही विधवा, क्योंकि मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ। ना तो इसे कोई अपनाएगा, ना ही कोई इसे अपना नाम दे पाएगा। एक छोड़ी हुई कुंवारी सुहागन है जो सिर्फ इस समाज में एक कलंक की तरह रहेगी। ये है मेरे दोस्त के साथ बुरा करने का बदला। ये बोलकर वो वहां से अपने आदमियों के साथ चला गया। उसके जाने के बाद राजवी माँ मेरे पास आई और मुझे अपने गले से लगाई। इस चक्कर में मेरे सर से दुपट्टा गिर गया। सब लोग वहाँ सहजल की जगह मुझे देखकर शॉक्ड हो गए थे और मैं उनकी बाहों में झूल गई थी। वो सभी मुझे हिलाने डुलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर उस इंजेक्शन का असर हो गया था जो दादी ने मुझे दिया था। तब मुझे कमरे में उठाकर ले गए थे। उस टाइम के बाद मैं दादी को नहीं देखी, लेकिन अगले दिन जब पापा बाबा बाहर गए हुए थे, तभी फिर कुछ आदमी महल में आए और वो मुझे उठाकर लेकर चले गए। राजवीर माँ ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने राजवीर माँ को धक्का दे दिया, जिससे उनके सर पर चोट आ गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब मेरे होश आया तब मैंने देखा कि मैं एक कमरे में बंद हूँ। वो कमरा बहुत ही गंदा था। उसके चारों तरफ शराब की बोतलें फेंकी हुई थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे किसी ने वहाँ ढेर सारे सिगरेट पिए हो। मैं उठकर बैठ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैं किसी से टकरा गई। जब मैं सामने देखी तो एक आदमी खड़ा था जो मुझे अपनी हवस भरी नज़रों से देख रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे उससे डर लग रहा था। मैं उठकर भागना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मुझे बेड पर पटक दिया। वो धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ने लगा और मैं बेड पर पीछे खिसकने लगी तो उसने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है इंजेक्शन का असर खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, अब और मजा आएगा तुम्हें अपना बनाने में। उसकी बातें सुनकर मैं डर गई और अंदर ही अंदर मुझे उससे घिन भी आ रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ने को ही हुआ कि तभी एक औरत की आवाज़ आती है जो उससे कहती है, भाई ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हैं? छोड़िए। वो आदमी गुस्से से उस औरत की ओर बढ़ता है, उसके बालों को पकड़कर कहता है, तू मेरी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझ पर अपना हुक्म चलाएगी। बड़ी बहन है तो चुपचाप एक कोने में बैठी रहे। और तू जानती है मैं तेरे साथ क्या करूँगा? वो औरत सिसकते हुए कहती, भाई प्लीज़ मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। मुझे जितना मारना है मार लीजिए, जितना टॉर्चर करना है कर लीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। वो बच्ची है, उसकी इस समय कोई गलती नहीं है। उसकी बात पर वो बोला, गलती है, सिर्फ और सिर्फ इसी की गलती है, नहीं होती और ना ही वो सब होता। मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। आखिर मेरी क्या गलती है जिसकी वो मुझे सजा देने आया है। तभी वो आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगता है तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश करती, तभी मेरे सामने एक और लड़का आ जाता है। वो उस आदमी को देखकर कहता है, मामा जी आप इसे संभालिए, मैं माँ को देखता हूँ। ये बोलकर वो लड़का उस औरत को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो शख्स मेरे पास आता है और मेरे बालों को पकड़कर गुस्से में कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दी थी तेरी माँ ने। उसकी बात पर सिसकती हुई वो कहती है, ऐसा क्या किया मेरी माँ ने? वो तो आपको जानती भी नहीं है। वो तो मेरे बचपन में ही मर चुकी हैं। सारी गलती तेरी माँ की है। कशिश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा है। तभी उसने कशिश पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिससे उसका सर चकराने लगा। वो वहीं बैठ गई। उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, ऐसे तुम्हारे करीब नहीं होगा। पहले तुम्हें हक से अपना बनाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा
उसके बाद तुम्हें अपना बनाऊंगा और ज़िंदगी भर तुम्हें उस गुनाह की सज़ा मिलेगी जो तुम्हारी माँ ने किया था। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, लेकिन वो साली कुत्ती कमीनी भाग गई। लेकिन कोई नहीं, तू तो इस कमजोरी है ना, तुझे दर्द में देखेगी तो वो भी आएगी। आखिर बदला तुम दोनों से जो लेना है, तुम दोनों ही उसकी बेटी जो हो। कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। इसी तरह से वो हर रोज़ आता है, मुझे इस तरह से टॉर्चर करता है, मुझे मारता है, पीटता है और मुझे शादी के लिए फोर्स करता है। लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ। मेरा इनकार उसे हर बार गुस्सा दिला देता है और वो गुस्से में आकर मुझ पर सारा गुस्सा उतारता है। मुझे पीटता है, बेल्ट से मारता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन कशिश वैसे ही बैठी हुई थी और वो आदमी रूम में आया। वो उसने कशिश के बालों को पकड़ा और कहा, बता, शादी करेगी कि नहीं मुझसे। कशिश ने जब इनकार किया तो उसने उसे एक और थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके होठों से खून बहने लगा था। आगे कुछ कहता तभी उसे एक आदमी की आवाज़ आई जो चिल्ला के उसे बुला रहा था। उस दिन कशिश को उसका नाम पता चला। वो गुस्से में कशिश की बाल पकड़कर बाहर लेकर आया तो कशिश देखती है कि नीचे मेरे बाबा खड़े हैं। कशिश उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन उसने कशिश को नहीं छोड़ा। तो नामित जी गुस्से में आए, उससे बोले, मेरी बेटी को छोड़ दे अरुण शेखावत। अरुण ने उन्हें देखा और गुस्से में उसकी कॉलर को पकड़कर कहा, बहुत गलत कर दिया तूने। पहले मुझे मेरी मोहब्बत को छीन लिया, अब तुझे क्या लगता है तू उसे छीन पाएगा? तुझे पता है इसकी सबसे बड़ी गलती क्या है? ये अपनी माँ जैसी दिखती है। वो जिसे मैं बेपनाह प्यार करता था, उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो मुझे ठुकरा कर तेरे पास चली गई। तो उसकी सज़ा तो इसे मिलनी ही चाहिए ना। उस दिन मुझे समझ में आया कि जो इंसान मेरे साथ इतना सब गलत करने की सोच रहा है, वो मैं माँ को पसंद करता था। लेकिन मेरी माँ ने उसे पसंद ना करके बाबा को पसंद किया, जिसका बदला वो मुझे और दी से लेना चाहता है। लेकिन कोई इतना घटिया कैसे हो सकता था? जिस औरत को प्यार करता था उसी की बेटी को उसकी भी बेटी के समान होती, उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है ताकि वो हार का बदला ले सके। उसकी बात पर नामी जी ने कहा, गलत कर रहा है तू। तूने कभी कामनी से प्यार किया ही नहीं था। तुझे बस उसकी खूबसूरती पसंद थी। तू उससे प्यार नहीं करता था। अगर तू उससे प्यार करता तो उसकी खुशी में खुश रहता, ना कि उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने की कोशिश करता। तू उसे सिर्फ अपनी जीत का मोहरा बनाना चाहता था। तुझे इस बात का गुरूर था कि तुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कामनी को तेरी असलियत पता थी कि तू कितना गिरा हुआ घटिया इंसान है, इसलिए वो पास ना आकर मेरे पास चली गई। जिसे तू प्यार का नाम दे रहा है वो तेरा प्यार नहीं, बल्कि तेरी हवस से, तेरी घटियापन था। और अगर तुझे लगता है कि तू वो सब मेरी बेटी से हासिल कर लेगा तो ये तेरी बहुत बड़ी गलती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नामित जी की बात सुनकर अरुण जोर जोर से हंसने लगा। उसने एक लात खींचकर नामित जी के पेट में मारी, जिससे वो जमीन पर जा गिरे। अरुण हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगता है तू यहाँ आ जाएगा और तुझे मुझे तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने से बचा लेगा? तो तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। नामित जी भले ही उम्र में 40 के ऊपर थे, लेकिन फिर भी वो लड़ने की ताकत उनकी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने अरुण पर अपना पूरा गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। वो उसे लातों घूंसों से मार रहे थे। थोड़ी देर में उसे उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगे। नामित अरुण को और मारते, तभी किसी ने उनके सर पर फ्लावर वास मार दिया, जिससे उनका सिर चकराने लगा। जब वो पीछे मुड़कर देखे तो उस औरत को देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो गुस्से से बोले, आप? नामित जी के पीछे हाथ में फ्लावर पॉट लेकर कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ खड़ी थी, सावित्री देवी। सावित्री देवी को देखकर एक बार के लिए कशिश भी दंग रह गई थी और वो जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, दादी जी आप क्या कर रही हैं? पापा को छोड़ दीजिए। उसकी बात पर सावित्री जी आगे बोली, तुझे क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगी? इसकी वजह से मैं जहन्नुम की जिंदगी जी रही थी और वो अपनी उस कामनी की वजह से मुझे छोड़कर चला गया। तब मेरा असली बेटा मेरे पास आया। असली बेटा सुनकर नामित की भी एक बार के लिए शौक हो गया। उन्होंने हैरानी से पूछा, असली बेटा? नामित जी को इस समय अरुण के आदमियों ने पकड़ रखा था। उसकी बातें सावित्री जी ने कहा, असली बेटा ये है मेरा असली बेटा। अरुण शेखावत की ओर उंगली दिखा रही थी। कशिश और अमित
जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अरुण सामने आते हुए बोला, मैं बताता हूँ प्यारे भाई। उसके मुंह से भाई सुनकर नामित जी गुस्से में कहते हैं, मुझे अपना भाई मत कहे, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर अरुण हंसते हुए कहता है, कहो या कुत्ता कहो, हो तो मैं तुम्हारा ही भाई, वो बात अलग है कि तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों ही दंग रह जाते हैं। वरुण कहता है, तुझे शायद नहीं पता लेकिन तेरी माँ और मेरी माँ एक ही है, बस बाप अलग अलग है। अरुण की बात सुनकर नामित जी एक बार अपनी माँ की ओर देखते हैं तो एक जहरीली मुस्कान लिए कहती है, हाँ ये मेरा ही बेटा है। तेरे बाप ने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं दिया, वो तो मुझसे नफरत करता था। क्या किया था मैंने, बस इतना ही ना कि तेरी दादी माँ से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए उन्हें जान से मार दिया था। और क्या किया था, लेकिन उसने मुझे त्याग दिया। तब मेरा साथ दिया शेखावत ने, वो जिसने मेरा साथ ही नहीं मुझे प्यार भी दिया। और तेरे बाप को मारने में भी दोनों का हाथ ही था। अपनी माँ से ये सच्चाई सुनकर नामित जी निराश में अपना सर झुका लेते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी माँ ऐसा भी कर सकती है। वो गुस्से से खुद को छुड़ाए और अरुण की ओर बढ़ने लगे। तभी एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। उसी के साथ कसी जोर से चीख पड़ती है, पापा। क्योंकि अरुण ने उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर उनके सिर के बीचों बीच गोली चला दी थी। गोली लगने के कुछ सेकंड में नामित जी जमीन पर ढेर हो गए थे। नामित जी को मरा हुआ देखकर कशिश जाकर उनसे लिपट कर रोने लगती है। लेकिन वो तो इस दुनिया से चले गए थे, कशिश के रोने का क्या ही जवाब देते। वो लड़की जिसकी आंखों में एक आंसू देखकर वो तड़प उठते थे, आज वो उनके सामने आंसू का सैलाब बहा रही थी और वो निश्चेत पड़े थे। कुछ ही देर में अरुण उसके बालों को पकड़कर वहां से लेकर कमरे में चला जाता है और अपने आदमियों से नामित की लाश को वहां से बाहर फेंकने के लिए कह देता है। कशिश के सर में इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी, कुछ तो रोने की वजह से और कुछ उसके बालों को पकड़ने की वजह से। अरुण जब देखता है कि कशिश बेहोश हो गई है तो उसे कमरे में बेड पर पटक देता है और दरवाजा बंद करके चला जाता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और रोज अरुण की कशिश से कहता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो हर बार मना करती रहती है और चाहता तो उसे जबरदस्ती शादी कर लेता, लेकिन वो कशिश को अपने आगे हराना नहीं चाहता था। लेकिन कशिश अभी भी ना में ही जवाब देती थी। वो हर बार उसे अपने बाबा का कातिल कहकर उसे वहां से जाने को कहती और उसका इनकार सुनकर अरुण गुस्से से भर जाता और उस पर थप्पड़ों की बारिश करता और बेल्ट से भी मारता था। कशिश के कमरे में सिर्फ एक दाई को जाने की अनुमति थी, जो उसे खाना खिलाती थी और उसकी मदद करती थी। वो दाई दिल से बहुत अच्छी थी। कशिश अब जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो दाई ही उसे समझा बुझा कर रखती थी कि एक दिन वो इस कैद से जरूर आज़ाद हो जाएगी। एक दिन अरुण को खबर मिली कि वो दाई नहीं आई है, बल्कि उसकी जगह उसकी बेटी आई थी। बेटी ने उन्हें सिर पर बड़ा सा घूंघट कर रखा था। पूछने पर उसने कहा कि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग हैं और उसकी माँ कहती है कि उसका दाग देख कर लोग डर जाते हैं, इसलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाती है। अरुण भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसने भी सुना था कि उसकी बेटी बहुत ही बदसूरत है। इसलिए अरुण ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और उसे कशिश के कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं था तब वो दाई की बेटी कशिश के कमरे में खाना लेकर गई। कशिश उसे देखकर डर गई और खुद में सिमटने लगी। कशिश की ऐसी हालत देखकर वो लड़की जल्दी से कमरे के अंदर का दरवाजा बंद करके जाकर कशिश को गले लगाकर रोने लगी। कशिश को भी वो लड़की को जानी पहचानी सी लगी। तभी कशिश ने पूछा, कौन हो तुम? उसकी बात पर उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया तो कशिश उस लड़की को देखकर हैरान रह गई और फपक कर रोने लगी और उसके गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, प्लीज रावी, मुझे यहाँ से बचा कर ले चल। रावी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं मर जाऊंगी। रावी, मुझे यहाँ से ले चल। जी हाँ,
ये कोई और नहीं बल्कि रावी थी, जो दाई माँ की मदद से कशिश के पास आई थी, उसे यहाँ से बचाने के लिए। रावी ने कशिश को शांत कराया, उसे बताया कि वो आज रात में उसे यहाँ से बाहर लेकर चली जाएगी। उसने उसे कुछ बताया और उसे खाना खिलाकर उसे आराम करने को कहा और रात में रेडी रहने को कहा। कशिश ने भी हाँ कहा और कुछ देर में रावी वहाँ से निकलकर चली गई। शाम के समय अरुण गुस्से से दंदनाता हुआ कशिश के कमरे में आया और उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए बाहर लेकर गया और कहा, तुझे भागने का बहुत शौक है ना? आज तेरी गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तेरे साथ पुश्ते भी कपकपा जाएगी, मुझे छोड़कर भागने के नाम से। ये कहते हुए वो कशिश को बाहर लेकर जाकर रेलिंग के पास खड़ा कर दिया। जब कशिश ने नीचे का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें डर की वजह से फैल गईं और वो जोर से चिल्लाई, नहीं। कशिश नीचे देखती है जहां हॉल के बीचों बीच में रावी खड़ी थी, जिसे कुछ लोगों ने पकड़ रखा था। उसके सर से खून बह रहा था। कशिश देखकर चिल्लाने लगती है, अरुण के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, उसके इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अरुण गुस्से से उसके बालों को पकड़कर कहता है, गलती इसकी सबसे बड़ी गलती है कि इसने तुझे मुझसे दूर करने की कोशिश की, जो सबसे बड़ी गलती है, जिसे मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और इसका इल्जाम तो तू ये भुगतेगी ही, और तू अपनी आंखों से देखेगी कि मेरी कैद से छूटने की क्या सजा हो सकती है। उसकी बात सुन रावी कहती है, तुझे जैसा नामर्द और कर भी क्या सकता है? एक कमजोर लड़की को और कमजोर करके उसे अपने कैद में रख सकता है, लेकिन जान जा, तुझे तेरे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। तू मेरी कासू को कभी नहीं पा सकेगा। कशिश, तुझे मेरी कसम है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू उसके सामने कभी हार नहीं मानेगी। तुझे मेरी कसम है, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन तू कभी हार नहीं मानेगी। कशिश तो सिर्फ उसको बचाने के लिए भीख मांग रही होती है। तभी अरुण उसके बालों को पकड़कर कहता है, बहुत ज़्यादा बोलती है, ये इसका मुंह तो बंद करवाना ही पड़ेगा, और तू अपनी आंखों से देख इसका क्या अंजाम होता है। ये बोलकर वो अपने बॉडीगार्ड की ओर देखता है और बोलता है, आज तुम सब ऐश करो। और उसके इतना कहते ही वहां पर खड़े 7-8 बॉडीगार्ड सभी रावी को सारी गंदी निगाहों से देखने लगते हैं। भूखे भेड़ियों की तरह उस पर कूद पड़ते हैं। रावी उन सबसे खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और कशिश खुद को छुड़ाकर रावी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। वो अपनी आंखों के सामने यह हादसा नहीं देख पा रही थी और रोती बस सिर्फ अरुण से भीख मांग रही थी, वो उसे बचा ले, वो उसे छोड़ दे। लेकिन वो तो उसे नज़ारे को देखकर शैतानों की तरह हंसे जा रहा था। उसे पूरे घर में रावी की चीख गूंज रही थी। कुछ समय बाद एक बॉडीगार्ड कहता है, सर लगता है ये तो चली गई इस दुनिया से। उसकी बात पर कशिश बहुत जोर से चिल्लाती है। रावी बेहोश हो जाती है। अरुण अपने आदमियों को कहता है, ले जा, फेंक दो, और हाँ, ये जो वीडियो बनाया है ना, उसे उसके घर वालों के पास पहुंचा दो, ताकि उन सब को पता चल जाए कि जो भी उसे बचाने आएगा वो मेरी कैद से बच नहीं पाएगा, उसका क्या हाल होगा। ये बोलकर वो कशिश को वहां से उठाकर वापस उसी कमरे में बंद कर देता है। ये भयानक नज़र वहां पर मौजूद एक सच में और देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि अरुण की बड़ी बहन जो अपने कमरे में छिपकर ये सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उस हादसे के बाद कशिश एकदम शांत पड़ गई थी। वो ना तो बोलती थी, ना कुछ कहती थी, ना खाती थी, ना कुछ करती थी। उसकी हालत भी गिरती चली जा रही थी। अरुण गुस्से से उस पर कितना व्यवहार करता, कितने भी थप्पड़ मारता, कितने बाल खींचता, उफ तक नहीं करती थी। कशिश की ऐसी हालत पर वो झल्लाया हुआ था। इसी गुस्से में वो गाड़ी चला रहा था और बहुत ही ज़्यादा शराब पिए जा रहा था। अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से वो लगभग 1 हफ्तों तक अस्पताल में ही रहता। विकास भी जाकर उसी के पास रहता था। कशिश अपने कमरे में एक कोने में बैठी खुद को खुद में समेटी हुई थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता और वही औरत जो कि अरुण की बहन थी, वो कमरे में आती है। वो कशिश के सिर पर हाथ रखती है और प्यार से बोलती है, देखो ज़्यादा समय नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हारी ये हालत अभी सही नहीं है, लेकिन इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ से भाग जाओ।
मैं तुम्हारे यहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसके ऐसा बोलने पे कशिश उठकर उसे देखती है और अचानक से उसके गले लगकर फपक कर रोने लगती है। वो कहती है, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से मेरे बाबा, मेरी राबी आज इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी आंखों के सामने मेरी राबी के साथ इतनी दरिंदगी हुई और मैं कुछ नहीं कर पाई। वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं भी अब जीना नहीं चाहती। उसकी बात पर वो कहती है, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें जीना होगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें उसे हराना होगा। जब तक तुम यहाँ हो तब तक वो जीतेगा। तुम यहाँ से जाओ, अभी और इसी वक्त। इस तरह कहकर वो कशिश को अपने साथ लेकर बाहर आती है और कशिश को एक बैग देती है जिसे कुछ पैसे और कपड़े होते हैं। कशिश देखती है कि घर के सभी सर्वेंट और बॉडीगार्ड बेहोश पड़े हुए हैं। वो घूम कर अरुण की बहन को देखती है तो उसे सब कुछ इग्नोर करके वहाँ से जाने को कहती है। उसकी बात मानकर कशिश वहाँ से चली जाती है। बाहर आने पर कशिश को एक औरत मिलती है जो कि दाइमा थी। वो भी अरुण की बहन के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो उसे वहां से चुपके चुपके लेकर जाती है और ट्रेन में बैठा देती है। कशिश अपने घर वालों से मिलना चाहती थी, लेकिन वो उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। 2 दिनों के बाद कशिश इस शहर पहुंच जाती है जहां सेजल भी रहती थी, लेकिन उसे सेजल का कोई पता नहीं था। वो वहां से अरुण की बहन के बताए हुए जगह पर जाती है तो वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। वो जब घर के अंदर जाती है तो देखती है एक औरत जो बिस्तर पर पड़ी हुई है। वो शायद बहुत बीमार थी और उसी के पास एक 3 साल की बच्ची रो रही थी। कशिश जल्दी से जाकर देखती है तो वो औरत मर चुकी थी और बच्ची शायद भूख की वजह से रो रही थी। कशिश को पता चलता है कि कुछ दिन पहले उस औरत का आदमी मर चुका है और वो औरत बीमारी की वजह से आज मर चुकी है। कोई भी उनके रिश्तेदार नहीं था। कशिश उस औरत का अंतिम संस्कार करवाती है और उसी घर में उस बच्ची के साथ रहने लगती है। ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि हमारी जिया ही थी। फ्लैशबैक एंड। डायरी बंद। सेजल अपने हाथों में पड़ी डायरी को देखकर रोई जा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कशिश ने इतना सब कुछ झेला है। उसने अपनी आंखों के सामने बाबा को मरते देखा है और राबी के साथ वो हादसा होते हुए देखा है। क्या गुजरी होगी उसके ऊपर, क्या कुछ नहीं झेला है उसने। विजय भी उसके पास बैठा हुआ था। वो सब कुछ सुन रहा था जो सेजल पढ़े जा रही थी। दक्ष भी वहीं पास खड़ा हुआ सब सुन रहा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है जिसे वो अटेंड करता है और आंखों में गुस्से लेकर कहता है, सभी को तैयार करो, आज उसका आखिरी दिन होगा। उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है। आज के सभी कर्मों का हिसाब मैं चुकता करूंगा। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। उसके पीछे ही विजय भी जाता है। सेजल भी जाना चाहती थी लेकिन वो उसे जाने से मना करता है क्योंकि इस कंडीशन में अभी कुछ ठीक नहीं था। कशिश अभी भी उस कमरे में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसके कपड़े जगह जगह फट गए थे और वहां से खून रिस रहा था जिसे सब पता चल रहा था कि उसे खूब मारा गया है। उसके शरीर पर जगह जगह बेल्ट के निशान बने हुए थे। वो इस समय कांप रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और वहां अरुण की एंट्री होती है। अरुण उसके बालों को पकड़कर खड़ा करता है उसे और उसके साथ ही आए 2 औरतों को कहता है, जल्दी से तैयार करो इसे। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो औरतें कशिश के पास जाती हैं, उसे तैयार करने लगती हैं। कशिश उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसे बहुत ही ज़्यादा ताकत में थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो जल्दी जल्दी उसे तैयार करती है और उसे दुल्हन की तरह तैयार कर देती हैं, लेकिन कशिश बार बार उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी जिससे उन्हें तैयार करने में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें उसे तैयार कर दिया था। कुछ देर बाद उस कमरे में अरुण आता है और देखता है कि कशिश पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कशिश एक लाल रंग के लहंगे में थी लेकिन फिर भी वो रो रही थी। उसका पूरा मेकअप भी खराब हो चुका था। उसकी आंखों से पूरा काजल फैल चुका था और उसने गुस्से में अपनी लिपस्टिक भी साफ कर दी थी जो उसके पूरे चेहरे पर फैली हुई थी। अरुण कशिश का हाथ पकड़कर जल्दी से उसे नीचे हॉल में ले आता है जहाँ पर एक मंडप बना हुआ था। वहीं पर एक पंडित भी बैठा हुआ था। पंडित को देखकर लग रहा था कि उसे धमका के वहां बैठाया गया था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अरुण जबरदस्ती ले जाकर कशिश को वहां बैठाता है और पंडित जी से कहता है, मंत्र पढ़ने के लिए। कशिश खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन शरीर पर लगे चोटों की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। तभी उसके जहन में दक्ष का ख्याल आता है। उसे याद आता है कि दक्ष ने कैसे कहा था,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब भी तुम्हें लगे कि मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए और तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आऊँगा। कशिश अपनी आंखें बंद करती है और उसकी आंखों से आंसू बह बहे जा रहे थे। वो अपने मन में एक बार कहती है, कहाँ हो आप दच? आ जाओ, मुझे आज आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आ जाओ, अगर आज आप नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन कभी भी इस इंसान की नहीं होंगी। मैं इस पवित्र अग्नि कुंड में भी खुद को जला दूंगी। ये सोचकर ही वो अपनी आंखें बंद करके रोए जा रही थी। लेकिन तभी उसके कानों में एक बंदूक की आवाज़ आती है। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी, तभी उसे अरुण की चीखती आवाज़ आती है और वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है और होठों पर मुस्कान, क्योंकि उसके सामने दच बड़े एटीट्यूड के साथ खड़ा था। उसके हाथ में गन जिसमें से धुआं निकल रहा था। जैसे पता चल रहा था कि वहाँ पर अभी जो गोली चली थी वो दच ने ही चलाई थी। कशिश जब अपने बगल में देखती है तो अरुण, जिसके हाथों से खून निकल रहा था, वहीं पास में मंगलसूत्र टूट के पड़ा हुआ था, जो उसके हाथों में कुछ देर पहले था, जिस वक्त कशिश के गले में पहनाने जा रहा था। तभी एक और गोली चलती है। उन दोनों का गठबंधन जो बना हुआ था वो छूट जाता है। कशिश चारों तरफ देखती है तो अरुण के सभी आदमियों पर दक्ष के बॉडीगार्ड ने बंदूक तान रखी थी। दक्ष को वहां पर देखकर कशिश भाग के उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो लड़खड़ा कर रास्ते में ही गिरने लगती है। लेकिन दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया था। जब वो अपनी निगाहें उठाकर ऊपर देखती है तो कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। कशिश जल्दी से दक्ष के लिपट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। दक्ष जैसे ही अपने हाथ उसकी पीठ पर रखता है तो उसकी एक सिसकी निकल जाती है। दक्ष को समझ में नहीं आता है कि वो इतना सिसक क्यों गई। लेकिन तभी जब वो उसकी चुन्नी को वहां से हटाकर देखता है तो उसकी पीठ और कमर जो उसके लहंगे में दिख रही थी, वहां पर उसे चोटों के निशान दिख ही रहे, जिसे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो अपनी खूनी भरी आंखों से अरुण को देखता है। अरुण को दक्ष के आदमियों ने पकड़ रखा था। वो जल्दी से कशिश को अपनी बाहों में उठाता है और पास के एक सिंगल सोफे पर बिठाता है और उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, जान चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कशिश जो कि अभी भी रोई जा रही थी, वो दक्ष को देखकर सिसकते हुए कहती है, मैंने अभी आपको याद किया, आपने अपना वादा पूरा किया। आपने कहा था जब मैं बुलाऊंगी तो आप आ जाओगे, और आप आ गए। ये बोलकर वो रोने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर दक्ष एक बार के लिए घबरा जाता है। वो उसके चेहरे को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। तभी एक बॉडीगार्ड अपने साथ विकास को वापस वहां पकड़ कर ले आता है और विकास की हालत खराब थी। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि उसे काफी पीटा गया है। विकास उसे देखकर गुस्से में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मामा जी के घर में आ गया, और वो भी इस लड़की के लिए। तुझे क्या पता है ये लड़की की मेरे मामा जी के। इसके आगे वो कुछ कहता कि उसके मुंह पर एक और जोरदार घूंसा पड़ता है जो कि दक्ष ने मारा था। कुछ देर बाद कशिश की आंखें खुलती, वो देखती है कि उसके पास ही अरुण की बहन भी बैठी हुई है, जो उसके सर को सहला रही थी। पास में ही दक्ष भी बैठा हुआ था, जो फिक्र भरे भाव से उसे ही देख रहा था। उसे देखकर कशिश की आंखें एक बार फिर से बहने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है जहाँ पर अरुण और विकास को उसके बॉडीगार्ड ने पकड़ रखा था। उन्हें देखकर समझ में आ रहा था कि उन्हें अच्छी तरह से कूटा गया है। दक्ष उठकर कशिश के पास आता है, उसके हाथ को पकड़कर कहता है, जान, मैंने तुमसे वादा किया था ना, तुम्हारे सभी कष्टों को मैं तुम्हें तुमसे निजात दिलाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। आज तुम अपना पूरा बदला लोगी इस आदमी से, जिसने तुम्हारे पापा को मारा, जिसने तुम्हारी रावी को मारा, जिससे तुम पर इतने जुल्म किए। आज इसके किए हुए सभी जुल्मों का हिसाब होगा। आज इसे सजा मिलेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों से। वो आगे कुछ कहता, तभी उसके कानों में अरुण की आवाज़ आती है, जो कि हंसते हुए कह रहा था। उसकी कही हुई बातें सुनकर कशिश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और दक्ष की मुट्ठियां गुस्से से कस जाती हैं। अरुण मक्कारी से हंसते हुए कहता है, क्या कर लेगा तू? मुझे मारेगा? मर्डर? लेकिन उससे ये सच तो नहीं बदल जाता कि इस लड़की के चरित्र पर दाग लग चुका है जो मैंने लगाया। ये कितने दिनों तक
मेरे घर में रही, मेरे रूम में रही, किसी को क्या पता कि मैं इसके साथ क्या क्या किया है। क्या ये तेरी लायक है भी? फिर कशिश की ओर देखकर, तू मुझे मारना चाहती है ना, मार ले, लेकिन मैं तुझ में हमेशा जिंदा रहूंगा। तू जब तक जिंदा रहेगी तब तक मेरे दिए गए जख्मों को कभी भूल नहीं पाएगी। तुझे क्या लगता है कि याद में तुझे बचा लिया है तो तुझे अपना लेगा? ये भी तुझ पर ही सिर्फ तरस खा रहा है। तुझे अगर कोई अपना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं। अभी भी मौका है, छोड़ दे इसे और आ जा मेरे पास। और वैसे भी तुझ जैसी लड़कियां कौन अपनाएगा मेरे सिवा? तुझ जैसी लड़कियों के सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो अपनी जान दे देती हैं या फिर किसी कोठे पर। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगता है, जिससे उसके मुंह के कुछ दांत भी बाहर आ जाते हैं। जब वो अपना चेहरा उठाकर देखता है तो दच गुस्से से देख रहा था और उसे ही घूर रहा था। वो कुछ और बोलता, तभी दच उसके कॉलर को पकड़ के उसे खड़ा करता है और कहता है, तुझ जैसे इंसानों की वजह से लड़कियां सेफ नहीं होती हैं। जैसे गंदी सोच की वजह से लड़कियों को आज भी जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तुझे क्या लगता है सब तेरे जैसे होते हैं? मेरे लिए मेरी कशिश गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। मैं उसे अपनी बीवी नहीं, अपनी अर्धांगिनी मानता हूँ। और कभी भी कोई अपने शरीर से, अपने आधे अंग से नफरत नहीं करता है, ना ही कभी कर सकता है। उसे सम्मान देता है, प्यार देता है और उसे संभाल कर रखता है। मेरी कशिश भी मेरी अर्धांगिनी है, मेरा आधा अंग है। तूने अभी कहा ना कि तू उसमें जिंदा रहेगा। मैं उसके अंदर से तेरी हर एक बुरी यादों को मिटा दूंगा, उसे फिर से इज्जत दूंगा, सम्मान, लोगों को इज्जत से सर उठाकर जीने की शक्ति दूंगा। उसमें इतनी हिम्मत भर दूंगा कि आगे से कोई भी अरुण या विकास उसके सामने खड़ा भी नहीं होगा। ये मेरा तुझसे वादा है और तू मरने के बाद अगले जन्म तक मेरा ये वादा याद रखना। ये बोलकर वो उसे छोड़ देता है, जिससे वो बॉडीगार्ड से टकरा जाता है। वो तुरंत कशिश के पास जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, तुम्हें इसकी बातों को ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारे पवित्रता का आकलन नहीं कर सकता। संसार में कोई भी आदमी किसी भी औरत की पवित्रता का आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि औरतों की मित्रता उनके शरीर से नहीं, उनकी आत्मा, उनके मन से होती है। और ये बात मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। दक्ष के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कशिश उसके गले लग जाती है। दक्ष सुकून से उसे अपनी बाहों में रखे था कि अचानक से कशिश ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया, जिससे वो नीचे गिर गया। तभी एक गोली की आवाज आती है। 1 घंटे बाद अस्पताल के एक वीआईपी एरिया में दक्ष, विजय इधर उधर परेशान से घूम रहे थे। वहीं एक सोफे पर सेजल बैठी हुई रो रही थी। सेजल के बगल में महिमा, अरुण की बहन, बैठी हुई थी। महिमा सेजल को संभाल रही थी, उसे समझा रही थी कि उसका इस हालत में रोना सही नहीं है। दक्ष की भी हालत खराब थी। वो बार बार परेशान होकर ओटी की ओर देखे जा रहा था। विजय उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम पथराई हुई थी, जिसे लग रहा था कि उन आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, शायद तूफान से पहले की शांति। दच को बार बार याद आ रहा था कि कैसे कशिश ने उसे बचाने के लिए खुद से दूर किया, और अरुण जो उस बॉडीगार्ड से टकराने के बाद उसके पॉकेट से बंदूक निकालकर दक्ष को मारने जा रहा था। वो सारी गोलियां कशिश ने अपने ऊपर ले ली। कशिश को 3 गोलियां लगी थी, एक दिल के पास, एक कंधे पर और एक पेट में। कशिश की ऐसी हालत में देखकर दक्ष ने अपनी बंदूक की सारी गोलियां अरुण के शरीर पर उतार दी। वो एक झटके में ही शांत हो गया। दक्ष भागकर कशिश को अपनी गोद में उठाता है और अस्पताल के लिए भागता है। अस्पताल आने के तुरंत बाद कशिश का ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अभी तक 1 घंटे होने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आया था। दक्ष का दिल घबरा रहा था, कशिश को होना नहीं चाहता था। तभी सिस्टर भागती हुई आती हैं और उन सभी को देखकर कहती हैं, आप में से किसी का ब्लड ओ नेगेटिव है? हमें पेशेंट के लिए ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, लेकिन दक्ष सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। सिस्टर ने अपने साथ लेकर जाती हैं और जहाँ कशिश का ऑपरेशन हो रहा था वहीं पास के बेड पर दक्ष लेटा हुआ था। डायरेक्ट उसका खून कशिश को चढ़ाया जा रहा था। दक्ष ने अपना सर घुमाकर कशिश की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों की पलकों में अभी भी आंसू की कुछ बूंदें जमी हुई थी। वहीं कशिश को देखते हुए सोचे जा रहा था,
तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये डच ओबेरॉय पूरी दुनिया में आग लगा देगा। तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा, हमारे प्यार के लिए, मुझे किए गए वादे के लिए वापस आना होगा। मैंने अपना वादा निभाया, तुमने मुझे याद किया, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच गया। लेकिन तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती हो, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो भी बेहोश हो जाता है। डॉक्टर और नर्स के मना करने के बाद भी दच ने अपना खून ज़रूरत से ज़्यादा उसे दे दिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी और वो बेहोश हो गया था। लगभग 2 घंटे बाद उसे होश आता है। उसके होश आते ही वो देखता है कि उसके पास विजय बैठा हुआ है। विजय को देखकर दच कहता है, कशिश कैसी है, वो ठीक तो है? उसकी बात पर विजय उसे जवाब देता है, कशिश का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। कंधे पे जो गोली लगी थी उससे ज़्यादा इंजरी तो नहीं हुई है, लेकिन जो 2 गोलियां लगी थी उनमें से एक गोली उसके दिल के एक नाजुक हिस्से में लगी है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। और तीसरी गोली उसके पेट में उसकी ओबरी के पास लगी हुई है, जो उसकी ओबरी को काफ़ी डैमेज कर चुकी है। असल रिपोर्ट आने में अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। उसे डॉक्टर ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। 2 दिन तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर 2 दिन तक उसे होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर तो दच की हालत ही खराब हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हुए। शायद पहली बार था जब दच रोया था। वो जल्दी से विजय के गले लग गया। विजय ने किसी तरह से उसे संभाला। उसने सेजल को सब ठीक होने का कहकर बहाने से महिमा जी के साथ घर भेज दिया, क्योंकि सेजल का 6वां महीना चल रहा था और उसकी इस समय ज़्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं था। उसे भी कशिश की एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि कशिश का ऑपरेशन हो चुका है, वो खतरे से बाहर है, जो कि आधा सच आधा झूठ था। कशिश की एग्जैक्ट कंडीशन से दच और विजय को ही पता थी। दच उठकर कशिश के आईसीयू वार्ड में चला जाता है। वो देखता है कि कशिश मशीनों से घिरी हुई बेड पर लेटी पड़ी है। वो थके कदमों से उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। क्या मोड़ लेगी उनकी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।